देखिए फिर आप लोग हम लोगों पूजा का जो ये सिलेबस था उसके मुताबिक हम लोग ये पढ़ रहे थे एक कंप्लीट प्रोसीजर के बारे में जो टैक्स डिपार्टमेंट फॉलो करता है। तो प्रश्न ये बना कि जितने भी तरह के एसएससी हमारे देश में या किसी भी देश में अवेलेबल हैं, उनके सबके ऊपर क्या जो टैक्स सिस्टम है एक ही तरह से काम करता है या उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे उसमें तमाम सारी बातें रिलेट कर रही थी पार्टिकुलरली इंडिविजुअल एसएससी से। अच्छा, हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि जो कुछ मैंने पढ़ाया वो केवल एक इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें तमाम सारी बातें हैं जो और भी तरह के करदाताओं के लिए उतना ही महत्व रखती हैं जितना कि एक इंडिविजुअल के लिए। जैसे अगर हम पार्टिकुलरली एक्सप्लेन करें इस बात को तो आप ये समझ सकते हैं कि जो सैलरी का चैप्टर है उसका रिलेशन इंडिविजुअल से बहुत ज़्यादा है, राइट। लेकिन अगर हम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड की बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम या हाउस से होने वाली इनकम केवल एक इंडिविजुअल को ही नहीं होगी, वह HUF को भी हो सकती है। इसका मतलब जिस तरह से एक इंडिविजुअल के पास हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है किराए पर उठा करके इनकम जनरेट करने के लिए, वैसे ही एग्जैक्टली एक इंडिविजुअल जो है कि HUF के पास भी इस तरह के मकान हो सकते हैं, राइट। यस। तो इसलिए हम लोगों का जो आज पढ़ने पढ़ाने का पर्पज है वो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर है कि यदि हम एक HUF के बारे में टैक्स प्रोसीजर को समझें, उनके इनकम के बारे में समझें कि कितनी तरह की इनकम को हम एक HUF की इनकम में शामिल करेंगे और ऐसी कौन सी इनकम है जिसे हम HUF की इनकम में शामिल नहीं करेंगे, ये सब आपको सीखना है। और साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि एक HUF पर जो टैक्स के तौर तरीके लागू होते हैं वो कैसे हैं, उनको कौन कौन सी डिडक्शन अवेलेबल है, कौन कौन सी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, तो ये सब हम लोग सीखेंगे। इसका मतलब हमको कंप्लीट प्रोसीजर जानना है HUF के रेफरेंस में। तो सबसे पहले तो प्रश्न यही बनता है कि आखिरकार HUF है कौन, है कि नहीं। हालांकि आप लोगों को मैंने शुरुआत में जब क्लास बिगिनिंग हो रहा था, इंट्रोडक्शन था इनकम टैक्स का, तो जब हम पढ़ा रहे थे टाइप्स ऑफ एसएससी करदाताओं के प्रकार, तो आपको याद होगा मैंने थोड़ी सी चर्चा किया था कि देखो ये HUF होता कौन है कि नहीं, सरकार की इसके पीछे की मंशा क्या है और HUF के मेंबरों की क्या मंशा है, दोनों की फिलॉसफी मैंने आपको समझाया था। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि काफ़ी दिन गुजर गए, हो सकता है आपके दिमाग से बातें विस्मृत हुई हों, तो इसलिए हमको HUF की फिलॉसफी को समझना होगा। देखिए, अगर हम इसके पार्टिकुलरली नेम को एक्सप्लेन करें तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली शब्द का प्रयोग किया गया है। एक बात आप समझते रहिएगा कि जब मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कर रहा हूँ तो आप ये मान के चलिएगा कि इसमें जैन और सिख भी इंक्लूड हैं। जैन और सिख भी हिंदू ही हैं। इसलिए ये कानून
जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये प्रोसीजर जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उन जैन और सिख बंधुओं पर भी उसी तरह से क्रियाशील होंगे, एक्टिवेट होंगे, जैसे कि आप अन्यों पर लागू करेंगे। तो इसलिए एक बात तो ये स्पष्ट हो गई कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जैन और सिख फैमिली भी कंसीडर है। कहानी क्लियर है? अब दूसरी फिलॉसफी बनती है कि आखिरकार हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते किसे हैं। तो उसकी कोई डिफिनीशन इनकम टैक्स में फिलहाल नहीं दी गई है। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कह रहा हूँ, किताब कह रही है। जो मैं कुछ बोलूँ तो समझ के मान तो आप चलते ही होंगे, किताब की बात ही बोल रहे हैं। तो इनकम टैक्स में कोई डिफिनीशन नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि जब हिंदू कॉमन लॉ में इसकी डिफिनीशन दी गई है तो फिर इनकम टैक्स का मजाल नहीं था कि वो अपने मन से कोई डिफिनीशन दे सके। तो हिंदू कॉमन लॉ में क्या डिफिनीशन दी गई? वहाँ पर डिफिनीशन बड़ी साफ साफ है कि एक ही पूर्वज के परिवार के जो सदस्य हैं और पुरुष सदस्य। अब पुरुष सदस्य का मतलब जिनको संपत्तियों के बंटवारे में भागीदार माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वन हु हैज एलिजिबल फॉर द पार्टिसिपेट द असेट्स ऑफ द फैमिली, उनकी बात हो रही है। तो मैंने क्या कहा? एक ही पूर्वज के वंशज जो उसकी संपत्तियों में भागीदारी के लिए पात्र हैं, राइट, उनको हम हिंदू अविभाजित परिवार मानते हैं, बशर्ते उनका खाना पीना रहना सोना एक छत के नीचे ही होता हो। तो आप कहेंगे सर मान लीजिए किसी का गांव में घर है सुल्तानपुर में और उसके घर के लोग बॉम्बे में रहते हैं, तो छत तो बदल गई। तो ये इसको छत का बदलना नहीं कहते, इसको तो अपने व्यवसाय आय के विस्तार का मामला कहते हैं, राइट। उनका हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली HOD जहाँ रहता है वही उनकी छत मानी जाती है। और वो साल में 2 साल में 10 साल में वापसी करके अगर उसी छत के नीचे आते हैं तो दुनिया में कहीं भी रहें छत उनकी एक ही मानी जाएगी। तो बात आपको मोटी मोटी समझ में आई होगी। तो आपने सोचा होगा कि इसमें पुरुष सदस्य भी शामिल हैं बंटवारे में, इसमें क्या और भी कोई शामिल है? कहा है इसमें 2 लोग और शामिल हैं। उन्हीं पुरुष सदस्यों की कोई विधवा, उन्हीं पुरुष सदस्यों, कोई विधवा नहीं कि ऑल इंडिया से कोई विधवा पकड़ लाए, उन्हीं पुरुष सदस्यों की कोई विधवा। और नए एक्ट के मुताबिक जो हिंदू कॉमन लॉ में नया एक्ट 2005 में संशोधित हुआ, उसके मुताबिक अविवाहित पुत्रियां जैसे कि आप लोग हैं, है कि नहीं? तो आप लोग भी परिवार की सदस्य हैं। जो ही विवाह होगा आप किसी दूसरे परिवार की सदस्य हो जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि आप दूसरे परिवार के सदस्य जब होंगी तो आपकी इनकम, आपकी प्रॉपर्टी वहाँ से कंसिडरेबल हो जाएगी। तो ये 2 बातें हमारी आपको समझ में आ गई होंगी कि हिंदू अविभाजित परिवार हम किसे कहते हैं, राइट है। अब आप देखो प्रश्न मुख्य रूप से बनता क्या है। प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में प्रॉपर्टी के डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या है। सारे लॉ में यही बात कही गई है, या जो कुछ कहा जा रहा है इसी रेफरेंस में कहा जा रहा है कि हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉपर्टी ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अमंग्स देयर ना रीजनेबल एंड रिकॉग्नाइज्ड मेंबर्स। कैसे उनका बंटवारा होगा। और इनकम टैक्स किस पर्पज से आया है, पर्पज जानना बहुत जरूरी है, तब आपको क्लियर होगा कि किस रेफरेंस में हम पढ़ें। तो इनकम टैक्स का पर्पज ये नहीं है कि इनकी प्रॉपर्टी कैसे लोकेट होगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। उसका पर्पज सीधा है। वो क्या कह रहा है
कि कितने लोग हैं परिवार में जिनकी इनकम को मैं एक में क्लब करके और उस पर इकट्ठा टैक्स ले लूं, जिससे हमें एक एक इंडिविजुअल को मिनिमम जो टैक्स की लिमिट है उस फैसिलिटी को प्रोवाइड न करना पड़े। सपोज दैट आपको तो जो टैक्सिंग करनी है आपको अपना 0 से 2.5 लाख के बीच में करनी है। इसका मतलब हुआ कि इफ यू आर ए मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली then you cannot entitle for to get tax benefit individually for 2,50,000। तो यदि आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर हैं तो आप सोचें कि इंडिविजुअली 2.5 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट पाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही तो सरकार कहना चाहती है कि यदि किसी के पास 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 3 भाई कोई है और सबों की इनकम मिनिमम लिमिट से कम है लेकिन उसी के इर्द गिर्द है, तो कुल मिला के सारे लोग एक साथ रह के कम खर्चे में तो जीवन चला ही लेते होंगे। तो इन सबों को 2.5 लाख रुपए की टैक्स बेनिफिट दी जाए, ये थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं लगता। इसलिए सरकार ने एक नए तरह के एसएससी की खोज किया। अब वो खोज में कौन पकड़ में आए? वही हिंदू जो ये समाज में सब जगह जगह बैठ करके बोला करते थे, भांजा करते थे कि हम 20 लोग तो एक साथ ही बनाते और खाते हैं। तो सरकार ने कहा कि चलो ठीक है, अगर सब एक ही साथ बनाते और खाते हो तो तुम्हारे खर्चे तो बहुत कम आते होंगे, एक सिलेंडर से सब खा लेती होगी, एक किचन में सबका खाना बन जाता होगा, 1-2 स्त्रियां ही सबको बना के खिला देती होंगी, तो आपके खर्चे तो बहुत कम हैं। तो आप सब लोग मिनिमम लिमिट की टैक्स बेनिफिट पाने के लिए इंटाइटल्ड नहीं। ये सरकार की मंशा है। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर क्या कोशिश करता है? उसकी कोशिश तो यही होती है कि मैं सरकार की नज़रों में डिवाइड रहूं, घर की नज़रों में अनडिवाइड रहूं। तो लड़ाई बड़ी टेढ़ी है। टैक्स लगाने वाले का अप्रोच अलग, वो कह रहा है कि यू आर मेंबर ऑफ अनडिवाइडेड फैमिली, और टैक्स देने वाला कह रहा है कि यू हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट मी, आई एम इंडिविजुअल मेंबर, आई हैव नो एनी सच टाइप ऑफ फैमिली। तो लड़ाई इस तरह की है। तो इसलिए लोग अपने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से टैक्स देने की ना देने की क्रिया में लगे रहते हैं, और सरकार की कोशिश यह है कि हमारे नियम के जाल ऐसे बिखरे हों कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के डिफिनीशन में कवर हों, और जो लोग टैक्स बेनिफिट लेकर के बिला वजह लाभान्वित हो रहे हैं उनसे हम कुछ टैक्स कलेक्शन कर सके। तो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन द बेसिक फिलॉसफी ऑफ द चैप्टर बिफोर यू। तो मैंने सोचा कि आपके दिमाग में ये बात स्पष्ट हो। टैक्स पे क्या सोच रहा है? टैक्स देने वाला कि मैं फैमिली का मेंबर कागज में न रहूं, इंडिविजुअल हो जाऊं, चूंकि मेरी इनकम तो मिनिमम लिमिट से कम है तो टैक्स से बच जाऊंगा। लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं, आप आइए, आप फैमिली के मेंबर हैं, आपकी इनकम को मैं क्लब करूंगा। तो पता लगा 2 भाइयों की इनकम क्लब की गई। आप एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें। सपोज कीजिए X और Y 2 भाई हैं, इनकी इंडिविजुअल इनकम X की 240, Y की 230। आप लोग समझ रहे होंगे, X की इंडिविजुअल इनकम 240 which is below than the 250 and Y की इंडिविजुअल इनकम 230 which is also below than 250। अगर ये लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर ना हो, बिल्कुल अलग हो, यहां से जुड़े ना हो,
अगर यहां से जुड़े ना हो तो न ही इनके ऊपर टैक्स लगेगा न ही इनके ऊपर टैक्स लगेगा, बिकॉज ऑफ द इनकम ऑफ एक्स एंड वाई बिलो देन द 2,50,000, राइट। लेकिन मान लो अगर इन दोनों को आपने ऐसे ही जोड़ दिया कि ये दोनों जेड के लड़के हैं, तो ऐसी स्थिति में इनकी ज्यों ही ये जुड़ेंगे त्यों ही ये जुड़ेगा, और आप जानते हैं ये टोटल हो जाएगा 4,70,000। तो जब 470 होगा पांडे जी, तो इसे 250 का ही बेनिफिट मिलेगा, -250 का बेनिफिट मिला, बैलेंस 2,20,000 पर टैक्स लग जाएगा। तो आप जरा सोच लीजिए कि जब ये अलग अलग थे तो दोनों ही टैक्स लायबिलिटी से दूर थे, ज्यों ही ये जुड़े त्यों ही इनकी इनकम भी क्लब हो गई और सरकार को टैक्स मिला, राइट। तो इसका मतलब है कि सरकार की कोशिश क्या रहेगी, यही कहेगी कि आप जुड़ जाओ, जुड़े ही रहो, लेकिन इनकी कोशिश ये रहेगी कि हम अलग ही रहेंगे, जिससे हमको इंडिविजुअली 250 का बेनिफिट मिले। इंडिविजुअली इन्हें 250 का बेनिफिट, 250 का इन्हें 5 लाख की बेनिफिट मिलेगी। और आज के समय में तो 4 लाख रुपए है, तो 4 दूनी 8 लाख का बेनिफिट होगा। लेकिन अगर ये लोग जुड़ जाएंगे तो केवल 2.5 लाख की बेनिफिट होगी, या प्रेजेंट रूल के मुताबिक 4 लाख की बेनिफिट होगी। इसलिए सरकार की कोशिश है कि मैं अधिक से अधिक लोगों को HUF का ही मेंबर मानूं, हेड पर टैक्स लगाऊं, इंडिविजुअली टैक्सिंग ना करूं, राइट। दूसरी चीज, तो ये तो पर्पज क्लियर हुआ कि गवर्नमेंट क्या चाहती है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या चाहता है, और हमारे SSC क्या चाहते हैं, राइट। एक चीज और, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो कंसेप्चुअल ओनरशिप विथ प्रॉपर्टी है, उसको थोड़ा सा और समझने की जरूरत है। देखिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में इसके लिए 2 तरह के नियम बनाए गए हैं। कितने तरह के? 2 तरह के। एक को कहते हैं मिताक्षरा और एक को कहते हैं दाय भाग। दोनों ही शब्द शायद आप लोग अपनी जिंदगी में पहली ही बार सुन रहे होंगे। तो इसका मतलब आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे आपको नोट करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको 2 नए शब्दों का ज्ञान प्राप्त हुआ, आपको भी हुआ होगा। तो 2 नए शब्द हुए, एक है मिताक्षरा, एक है दाय भाग। अब आप लोग बताएं, हिंदी में लिखूं कि अंग्रेजी में, या कहें तो दोनों में लिखूं? कहा सर दोनों में लिखते तो अच्छा होता, तो लिख देते। ये है ये के है MITAK SHARA, इसको कहते हैं मिताक्षरा, राइट। और दूसरे का नाम है महोदय, पूरा लिखते हैं मिताक्षरा स्कूल। सूत्र में कैसा नाम है? मिताक्षरा स्कूल कहते हैं। और दूसरे का नाम है दाया भाग स्कूल। मिताक्षरा
आप कहेंगे सर व्हाट इज द बोथ, ये दोनों है क्या, मिताक्षरा और दाय भाग। ये देखो प्रॉपर्टी में ओनरशिप को कैसे आप जो है कि प्रॉपर्टी को उनके इंटाइटल्ड मेंबरों में कैसे बांटोगे, उसका सिद्धांत है ये, उसी को बताता है। मिताक्षरा लागू कहाँ है? ये मिताक्षरा जो है लागू है संपूर्ण भारत में, इंटायर इंडिया, लेकिन 4 प्रदेशों को छोड़कर संपूर्ण भारत, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बस यही 3 ही मान लो। देख ले कुछ बदला तो नहीं है, बस जितना हमें याद आए समझ लीजिए उतने किताब है। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा को छोड़कर, अब मैं कैसे लिखता तो ऐसे ही लिखना उचित था मेरे लिए, और यहां मैं कह दूं कि जिनको आप छोड़े थे उन्हीं के लिए है। असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये हुआ असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। दिख रहा है? तो आप इस तरह से मैटर को समझ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका मिताक्षरा कॉन्सेप्ट है वो कहाँ लागू है? पूरे भारत में 3 प्रदेशों को छोड़कर। और जो दाय भाग की फिलॉसफी है ये कहां तक लागू है? केवल 3 प्रदेशों में, असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कहा सर इसके अंतर्गत प्रॉपर्टी के डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या है? का देखो कॉन्सेप्ट में थोड़े में लिख दे रहा हूं क्या है, पहले समझ लें। इसमें लिखा है कि जब कोई बच्चा जन्म लेगा, क्या लिखा है? जब कोई बच्चा, मैं दिख रहा जन्म लेगा, तो आप कहेंगे कि बच्चा से तात्पर्य पुत्र केवल कि पुत्रियां भी। तो पहले तो यही नियम था कि केवल पुत्र, लेकिन 2005 में जब संशोधन हुआ फैमिली एक्ट में, हिंदू फैमिली एक्ट में, तो उसमें लिखा गया अविवाहित पुत्रियां भी। राइट? तो पुत्री जन्म लेगी तो अविवाहित तो जन्म लेगी, विवाहित पुत्रियां जन्म लेती हैं? कहा नहीं, अविवाहित पुत्रियां जन्म लेती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब अब मैं कहूं या कह सकता हूं कि पुत्र तथा पुत्रियां, लेकिन कब तक? जब तक वो अनमैरिड है। राइट है? जन्म लेगी। तो पहले मैं यहीं से शुरू करूं कि जब कोई बच्चा जन्म लेगा तो पिता की संपत्ति में नहीं, दादा की संपत्ति में तुरंत उत्तराधिकारी हो जाता है। पूरा नहीं, अपने हिस्से का। बोलिए, अगर आपके दादा के पास आपके पिताजी अकेले पुत्र हैं, सपोज कीजिए ये आपके दादा हो गए, जो भी उनका नाम रहा हो या हो, फिर आपके ये कौन हो गए? पिताजी। अब पिताजी के पास आप एक भाई हो गए,
दूसरे एक भाई हो गए, तीसरी एक सिस्टर है, इनकी उम्र 40 है मान लो, और अभी 40 न कहें, मान लिया इन लोगों ने जन्म लिया आपकी फैमिली में, तो ज्यों ही ये जन्म लेंगी, जन्म लेते समय ही इन्हें इनकी संपत्ति में नहीं, इनकी संपत्ति में 1/3 का हिस्सेदार मान लिया जाएगा। अब चूंकि आप लोग कॉमर्स पढ़ते हैं, बहुत ही क्रूवल सब्जेक्ट है, तो 1/3 का शेयर होल्डर मान लिया जाएगा, और पार्टनरशिप की भाषा में बात करें तो 1/3 का हिस्सेदार मान लिया जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है? और आफ्टर मैरिज इसका अगर विवाह कर दिया जाए तो ये हिस्सा 1/2 हो जाएगा। ये कितना कितना है? 1/3। ये कितना है? 1/3। पार्टनरशिप आपने पढ़ा है, जब ये अपना हिस्सा त्याग कर देंगी, क्या कर दें? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। If your sister has sacrificed his share for both the brothers, from the date, the share of B and B means both the brother changed into 1/3 to 1/2। अब तो समझ गए होंगे, लेकिन आप एक बात समझ नहीं पाए होंगे अभी, यदि इसी दौरान मान लीजिए इनके पास जितनी प्रॉपर्टी थी, 5 मकान थे, 50 बीघे एग्रीकल्चरल लैंड थी, 50 लाख के रुपए थे, 4 लाख रुपए के गोल्ड थे, सुना? इन सबों में यही हो जाएगा शेयर आपका, क्लियर? और इनके पास भी 2 मकान हैं, 2 हाउस, 10 लाख, 1 लाख का गोल्ड, कहा तो इसमें क्या होगा सर? कहा इसमें हिस्सेदारी जन्म लेते ही नहीं मिलेगी। कहा फिर? कहा इनकी मृत्यु के पश्चात इनको अधिकार इसी तरह से प्राप्त होगा जैसे दादाजी में हुआ था। समझ गए होंगे? तो इसका मतलब इनकी मृत्यु के पश्चात बोथ द ब्रदर आर इंटाइटल्ड टू गेट द शेयर इन प्रॉपर्टी ऑफ हिज ओरिजिनल फादर। बोलिए। तो फिर मृत्यु के पश्चात जब प्राप्त होगा और मृत्यु के पहले इन सारी संपत्तियों को ये समाप्त कर दें, तब क्या होगा? इन्हें तो अधिकार ही नहीं है मृत्यु के पहले तक। तो इसका मतलब इनके समापन की क्रिया में इनका कोई रोल नहीं होगा, रोक नहीं सकते। कहा यस, योर फादर हैज सेल हिज प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्ट द टोटल अमाउंट इन हिज पर्सनल मौज मंगल, राइट? He could donate his property to any masjid, any mandir. You cannot prevent the such process. तो आपके पिताजी ये सारी प्रॉपर्टी किसी को भी दे दें, दान दे दें ना, आप उसमें कोई रोक टोक नहीं कर सकते। हाँ, दादा की प्रॉपर्टी में आप रोक टोक कर सकते हैं, क्योंकि जन्म लेते ही आप यहां तो इंटाइटल्ड हो गए, बट यू हैव नो पावर टू गेट एनी शेयर इन प्रॉपर्टी ऑफ योर फादर इन हिज लाइफ, बट आफ्टर डेथ you are as such entitled in his property also as Sario's grandfather.
तो क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? बात समझ में आई कि मिताक्षरा फिलॉसफी क्या कहती है? ये है मिताक्षरा की फिलॉसफी कि जन्म लेते ही दादा की प्रॉपर्टी में आप 1/3 के शेयर होल्डर हो गए। आफ्टर द मैरिज ऑफ योर सिस्टर यू आर इंटाइटल्ड फॉर 1/2, बट you are not entitled to get any property in your father's property until he is living ना सोसाइटी। जब तक कोई इस दुनिया में है तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर? अब जो सेकेंड फिलॉसफी है दाएं भाग वाली, जो 3 प्रदेशों में लागू है, कहा सर वो क्या कह रही है? का ये फिलॉसफी तो बड़ी साफ साफ है। कहा इस फिलॉसफी में क्या होगा सर? कहा ये इसमें भी समझा देते हैं। फिर से लिखें कि उसी में समझा दें? उसी में समझा दें, दिमाग में रहेगा। थोड़ी सी बात है, केवल सब कुछ इन लोगों को ऐसे ही मिलेगा, लेकिन यहां दादा की संपत्ति, पिता जब आपके जन्म लिए थे, अकेले पिता, अकेले भाई थे ना, इनकी संपत्ति इनकी हो गई थी। बोलिए, इनकी संपत्ति भी, माने जब पिताजी आपके जीवित हैं तो दादा की संपत्ति पिताजी की है। तो आप तभी पाएंगे जब पिताजी की मृत्यु होगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बच्चे को ये दाएं भाग कॉन्सेप्ट के मुताबिक जब तक उसके पिताजी जीवित हैं, न ही पिता की संपत्ति में न ही दादा की संपत्ति में 1 पैसे का भी अधिकार नहीं है। माने इन प्रदेशों में रहने वाले फादर, इन प्रदेशों में रहने वाले फादरों की तुलना में ना अधिक फादर हैं, माने अधिक पावरफुल फादर हैं। यदि वो चाहें तो अपने बच्चे को पूरी तरह से बेदखल कर दें और सारी संपत्ति किसी को भी डोनेट कर दें, किसी को भी दे दें, किसी को भी सेल कर दें। इसका मतलब इन 3 प्रदेशों में बच्चे तभी प्रॉपर्टी में हकदार होंगे जब उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। इसका मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, अर्थात रियली यहां पर अगर देखा जाए तो दादा एंड पिताजी, ग्रैंडफादर एंड फादर में कोई डिवीजन नहीं है, क्योंकि ग्रैंडफादर के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा माना गया। ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी किसकी है? फादर। राइट है? तो इनकी मृत्यु के पश्चात, बोलिए, अगर देखा जाए इनकी मृत्यु के पश्चात तो यहां भी माने मिताक्षरा में भी दादा की भी हो जाएगी, सारी दादा वाली भी पिताजी वाली भी, दोनों किसकी हो जाएगी? इन बच्चों की हो जाएगी। तो कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। पहली फिलॉसफी है जन्म लेते समय क्या होगा, और दूसरी फिलॉसफी है कि पिता की मृत्यु के पश्चात ही अधिकार प्राप्त होगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट मैं समझता हूं आप लोगों के माइंड में बैठ गया होगा कि दोनों जगह क्या व्यवस्थाएं हैं। क्लियर है? और यही देश में हमारे लागू भी है। पक्का? अब प्रश्न यह बनता है, ये हमने आप लोगों को थोड़ी सी कहानी इसलिए बताई कि आपके चैप्टर का विषय वस्तु तो स्पष्ट हो जाए कि रियली हम करना क्या चाहते हैं। अब हमारा जो सेकेंड मोटिव है जिसके लिए हम लोग इधर बैठे हुए हैं क्लास में, वो क्या है? सेकेंड मोटिव यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक HUF के HOF पर, हेड ऑफ फैमिली पर टैक्स कैसे चार्ज करता है, टैक्स प्रोसीजर क्या है, कौन कौन सी इनकम
एचयूएफ की इनकम मानी जाती है और कौन कौन सी इनकम एचयूएफ की इनकम नहीं मानी जाती। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाते हैं। यहाँ लिखे कवर कर रहा है? यस सर। या यहाँ भी बना दें तो समझ में कवर करेगा नीचे। यस सर। देखिए ये लिखा है एचओएफ, ये लिख दिया मैंने एचओएफ, हेड ऑफ फैमिली मिस्टर यक्स हेड ऑफ फैमिली है और उसके पास ये 4 बच्चे हैं। मिस्टर एक्स के पास एक क्लॉथ बिजनेस है। मिस्टर यक्स हेड, एचयूएफ कौन है? मिस्टर यक्स है। यही परिवार का मुखिया है। हेड ऑफ द फैमिली माने मुखिया, कर्ता। तो परिवार का कर्ता कौन है? यक्स। यक्स कर्ता क्या है? कर्ता नहीं, करता, व्हाट आर डूइंग। ये करता क्या है? व्हाट इज डूइंग। कहा ये क्लॉथ बिजनेस करता है। कहा क्लॉथ बिजनेस से कितने रुपए साल में इसकी इनकम है? इनकम ना टर्नओवर। का इसकी इनकम है, मान लेता हूं 2 लाख रुपए, 2 लाख का। चलो बात समझ आ गई। तो इस गोले में इतनी बातें लिखी है कि मिस्टर एक्स एक एचयूएफ का एचओएफ है। कहा बिल्कुल क्लियर। कहा करता क्या है ये? क्लॉथ बिजनेस। कहा उससे इनकम कितने की है? 2 लाख रुपए की। कहा इसका एक लड़का है मिस्टर ए, फिर है बी, सी, डी। ये उसके पास 4 लड़के हैं, राइट है। कहा डी क्या करता है? कहा पेट्रोल पंप चलाता है। क्या चलाता है? मिस्टर डी इज रनिंग ए पेट्रोल पंप, राइट है। यस। रुपया किसका लगा है इसमें? फैमिली का। रुपया कौन सा लगा है? फैमिली का। और इससे भी अभी नया ही खोला हुआ है, 2,30,000 का फायदा हुआ है। कितना? 230 का फायदा हुआ है। उसके पास एक लड़का है बी जो मेडिकल स्टोर चलाता है। मेडिकल स्टोर, रुपया फैमिली का ही लगा है, बोलिए। और वो भी करीब करीब 1.5 लाख रुपए बचा लेता है पूरे साल में। गौर कीजिए। मिस्टर सी, उसका एक लड़का है जो एजी ऑफिस में काम करता है, नौकरी करता है, सरकारी नौकरी। उसको 10 लाख रुपए की इनकम है सैलरी से, फ्रॉम सैलरी। मिस्टर ए के उसमें स्वामित्व में 5 हाउस प्रॉपर्टी है। परिवार के लोगों ने पैसा खर्च करके बनवाया है और ये मकान किराए पर, सारे मकान किराए पर उठे हैं। एक में लोग रहते हैं, 4 मकान किराए पर उठे हैं। वहां से भी 15 लाख रुपए का फायदा है। ये आप देख लीजिए। आप लोगों ने देखा मैंने कई तरह की बातें की। ये भी हो सकता है कि पूरी फैमिली मिल करके किसी कंपनी में शेयर, किसी कंपनी में डिवेंचर, किसी बैंक में रुपया जमा किए हों। शेयर से लाखों रुपए के डिविडेंड मिले, डिवेंचर से है कि नहीं हजारों रुपए के इंटरेस्ट मिले, बैंक में रुपए जमा थे, हजारों रुपए ब्याज मिले। These are the some further incomes which is also belongs to EHUF। तो मैं सोच रहा हूं कि एक एग्जाम्पल में बात को मैं क्लियर कर दूं।
और कॉन्सेप्ट माइंड में आ जाए। अब ये सारे के सारे लोग, आप कहेंगे इनकी पत्नियां, कहा सर ये भी बात क्लियर करनी जरूरी है। तो परिवार में दो तरह के लोग होते हैं सहभागी। एक है मान लो उनकी पत्नियां जो घर में घरेलू काम करती हैं, खाना पीना बनाती हैं, खिलाती हैं। एक आध दो बहुएं हैं, है कि नहीं, जो प्राइमरी में टीचर है, बहू है उनके पास, और उसको भी 10 लाख रुपए की आय हो जाती है। चलो ये भी लिख दिया। तो अब प्रश्न पैदा हुआ कि ऐसी सिचुएशन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है कि मैं यक्स के ऊपर टैक्स लगाऊं और सबके ऊपर टैक्सिंग करने का क्या मतलब है। इंडिविजुअली सोचूंगा तो डी 1 रुपया भी टैक्स नहीं देगा बिकॉज ऑफ हिज इनकम इज बिलो दैन 250 का। इंडिविजुअली सोचूंगा तो बी से भी 1 रुपया टैक्स नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ हिज इनकम इज आल्सो लेस दैन 250। आर यू क्लियर? और ये लोग टैक्स ही नहीं देंगे, स्वयं यक्स नहीं टैक्स देगा क्योंकि उसकी इनकम भी 2 ही लाख है जो कि 2,50,000 रुपए से कम है। तो ये सारे लोग टैक्स देने से बच गए। तो सरकार ने कहा यार ये सारे लोग तो टैक्स देने से बच गए। एक बात आप सब लोग जानते होंगे कि गवर्नमेंट इंडिविजुअली क्यों सबको 2.5 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करता है। इसलिए कि जब आप इंडिविजुअली जिंदगी को जिएंगे तो आपकी कास्ट ऑफ लिविंग HUF के कंपैरिजन में ज्यादा आएगी। आई थिंक यू आर क्लियर, या आप मेरी बात को समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं? समझ रहे हैं ना? अकेले जिएंगे जिंदगी को तो आपकी कास्ट ऑफ लिविंग अधिक आएगी, भले ही आप हो, आपकी पत्नी हो, 1-2 बच्चे हो, राइट। मान लो आप हैं, आपकी पत्नी, 1-2 बच्चे, फिर आपके भाई, उनकी पत्नी, 1-2 बच्चे, फिर आपके भाई, उनकी पत्नी, 1-2 बच्चे। ये तीनों लोग 3 मकान में रहें, 3 जगह जिए जिंदगी को, तो इनके तीनों के खर्चे कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू तीनों एक मकान में रहें। ये आपको समझ में मेरी बात आती होगी। तो गवर्नमेंट चाहती है कि यदि आप लोग एक साथ ही रहते हो तो आपके खर्चे तो कम आते होंगे। तो इसका मतलब सबको इंडिविजुअली 250 का बेनिफिट देना बेहतर नहीं होगा। इसलिए वो केवल एक व्यक्ति को HUF को ये टैक्स बेनिफिट देना चाहता है और सारी इनकम को क्लब करके उस पर टैक्सिंग करना चाहता है, राइट। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। वो सबको बेनिफिट नहीं देना चाहता। हाँ, अगर आप अलग अलग हो, रियली यू आर लिविंग सेपरेटली, देन यू विल बी एंटाइटल्ड फॉर गेट द सच टाइप ऑफ बेनिफिट्स। तब तो भाई आपको दिया ही जाएगा, या उसके लिए आप अधिकारी हैं। तो आइए पहले एक बात ये बता दें कि इतनी सारी इनकम जो डिफरेंट वैरायटी की मैंने लिखा है, वो कौन कौन सी इनकम HUF की है और कौन इसमें HUF की नहीं है। देखिए, अगर मैं HUF की इनकम की बात करूं तो आप ये जान लीजिए कि हेड की इनकम 2 लाख रुपए, ये HUF की आय है। डी की इनकम जो पेट्रोल पंप से है लेकिन रुपया फैमिली का लगा है 230, ये भी क्लब की जाएगी। बी की इनकम जो मेडिकल स्टोर से है, रुपया घर वालों का लगा है, ये भी क्लब की जाएगी, राइट। लेकिन सी की इनकम जो 10 लाख रुपए है, ये यहां क्लब नहीं हो सकती। कहा ऐसा क्यों?
कहा नियम में लिखा हुआ है कि फैमिली के वे मेंबर जिनकी इनकम पर्सनल क्वालिफिकेशन की वजह से है, उसमें फैमिली का कोई बड़ा रोल बिग रोल नहीं है, तो उस व्यक्ति की आय एचयूएफ की आय में कंसीडर नहीं होगी, उस पर इंडिविजुअली टैक्सिंग ही होगी। तो इसका मतलब सी इंडिविजुअल टैक्स देंगे, इनकी इनकम वहां नहीं जोड़ेगी। और ये एक बहू जो प्राइमरी में टीचर है, निश्चित तौर पर उसमें भी पर्सनल क्वालिफिकेशन है, अदरवाइज दूसरी बहू ये टीचर क्यों नहीं है? और ऐसा भी नहीं है कि एक बहू अगर मायके गई हो तो कोई दूसरी बहू ही जाके पढ़ा दे, ऐसा भी तो कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसका मतलब साफ साफ हुआ कि इसमें पर्सनल क्वालिफिकेशन है। If your income affected by your personal qualification, then such type of incomes or that type of income could not be clubbing with income of the HOF का ऐसी इनकम नहीं जुड़ेगी। इनकम ऐसी होनी चाहिए जिसमें परिवार का कंट्रीब्यूशन ही इंपॉर्टेंट हो, उस इंडिविजुअल मेंबर का कोई इंपॉर्टेंस ना हो। अब अगर मान लो यही लिखा होता क्वेश्चन में कि जो मेडिकल स्टोर मिस्टर बी चलाते हैं उन्होंने बी फार्मा किया हुआ है, तो नहीं तो न चला पाते। कहा अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ये 1.5 लाख रुपए भी परिवार की आय में नहीं जोड़े जाते, क्योंकि मिस्टर बी ओनली इज इंटाइटल्ड टू रन द सच टाइप ऑफ बिजनेस, अदर मेंबर्स आर फैमिली आर नॉट इंपॉर्टेंट टू रन द मेडिकल स्टोर बिफोर द मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। चला लेंगे? नहीं चला सकते। तो अगर भी ऐसी बात क्वेश्चन में लिखी हो कि बी जो मेडिकल स्टोर चलाते हैं उसमें उनकी योग्यता महत्वपूर्ण है, तो इसका मतलब है इनकी इनकम भी परिवार की आय में नहीं। राइट? तो हाउस प्रॉपर्टी जिसकी देख रेख ये करते हैं सबसे बड़ा लड़का, कहा ये पूरी प्रॉपर्टी परिवार के मेंबरों ने बनवाई थी, एचओएफ ने पैसा दिया था, कहा तो फिर क्या होगा? तो कहा ये हाउस प्रॉपर्टी की आय इस आय में क्लब कर ली जाएगी। तो आप लोग शायद मेरे एग्जाम्पल से ये बात स्पष्ट कर चुके होंगे कि कौन कौन सी आय एचयूएफ की आय में शामिल होगी और कौन कौन सी आय उसमें शामिल नहीं होगी। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव क्लियर योर माइंड द इनकम्स विच आर इंक्लूडेड इन इनकम ऑफ एचयूएफ एंड इनकम्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन इनकम ऑफ एचयूएफ। Both are the important and essential things for the each and every students to know the exact concept before going to start this topic. तो ये सारी बातें important रखती है। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा कहानी को आगे हम ले चलते हैं। मान लेते हैं कि एक एचयूएफ के पास इस टाइप की इनकम तो होगी ही। आपने दूसरा हेड भी क्लियर कर लिया कि एचयूएफ के पास हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकता है। आई थिंक यू आर क्लियर बाय दिस एग्जांपल। थर्ड, एचयूएफ के पास बिजनेस भी हो सकता है। बोलिए, एचयूएफ के पास बिजनेस भी हो सकता है। आपने देखा एग्जांपल में। चौथा, कैपिटल गेन, मैं मिस कर गया, भूल गया। एचयूएफ के पास कोई इसी शहर में जो पुराना मकान है उसे वो सेल आउट कर दे, सेल आउट नॉट ऑन रेंट, सेल आउट कर दे, तो आई थिंक यू नो दिस इनकम नोन एज कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन से होने वाली इनकम भी एचयूएफ की आय हो जाएगी। और एक पॉइंट तो मैंने लिखा ही था कि एचयूएफ के पास बहुत रुपए हैं। He had purchased different companies shares, he had purchased different companies debentures, he had deposited
huge amount in different banks to getting the proper interest. तो ये सारे इन्वेस्टमेंट हैं जो किसको शो करते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इसका मतलब साफ साफ है कि इन लोगों को भी ये इनकम भी एक एचयूएफ के पास हो सकती है। सुना आप लोगों ने कौन कौन सी इनकम? तो आपने कहा कि सर जितनी इनकम एक इंडिविजुअल को हो सकती थी वो तो सारी आपने गिनाई दिया, वो तो सारी आपने काउंट कर ही दिया कि एक इंडिविजुअल के पास जितनी इनकम हो सकती है वो सारी इनकम एक एचयूएफ के पास भी हो सकती है। बल्कि एक नई बात यह है कि परिवार के कुछ मेंबरों की आय एचयूएफ की आय से एक्सक्लूड हो जाएगी। Yes. कौन सी आय? जो आय उन मेंबरों के व्यक्तिगत गुणवत्ता, परिश्रम, नॉलेज, टेक्निक, एक्सपीरियंस से अफेक्ट करती है। Where there no only contribution of the family members or family, right? इतनी सारी बात आपने पढ़ा तो इसका मतलब कहानी क्लियर हो गई। दूसरी बातें, क्या जब एक एचयूएफ की सारी इनकम मीन्स टैक्सेबल इनकम हम कैलकुलेट कर लेंगे तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के रूल्स रेगुलेशंस वही होंगे? कहा एग्जैक्टली वही होंगे, एग्जैक्टली वही होंगे। तो इट मीन्स आफ्टर कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम ऑफ एचयूएफ फ्रॉम डिफरेंट हेड्स you have to follow the exact concept which is already explained, which are already explained by your teacher in relation to set